अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि चैप्टर नंबर 1 से एग्जामिनर क्या क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है और हमने कैसे उसका आंसर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। हम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस सेशन के ऊपर जाएंगे चैप्टर नंबर 1 में। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 नॉर्मली एक इंफॉर्मेटिव चैप्टर है जिसमें हम ऑडिट एंड एश्योरेंस को, उसके बैकग्राउंड को डिटेल में देख चुके हैं। एग्जाम में F8 ऑडिट एंड एश्योरेंस में चैप्टर नंबर 1 से अगर पास पेपर्स को देखा जाए तो ज़्यादा एग्जामिन नहीं किया हुआ एग्जामिनर ने, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है। मैक्सिमम इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं और आपने कैसे आंसर करना है, आज इंशाल्लाह इस क्लास में हम सीखेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ओरिएंटेशन क्लास में बताया था कि आप ऑडिट को बिल्कुल ठीक समझ जाएं, आपको समझ आ जाती है। आपसे पूछा जाए आप आंसर भी दे देते हैं, लेकिन जब आपने इसको आंसर टाइप करना होता है, ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है। तो आप वो टाइप नहीं कर पाते, वो कन्वे नहीं कर पाते मैसेज, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपने एग्जामिनर को, जिस वजह से ये इस पेपर की फेलिंग रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो आज इंशाल्लाह आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम ये सीखने जा रहे हैं कि ऑडिट एंड एश्योरेंस में हम कैसे आंसर करेंगे, जिसमें हम मैक्सिमम मार्क्स गेन करें और इंशाल्लाह अपने पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करें। स्टूडेंट, ऑडिट एंड एश्योरेंस में हर टॉपिक में, हर चैप्टर में अपना ये क्राइटेरिया है। आप चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन करेंगे, उसका एक अपना क्राइटेरिया है। चैप्टर 2 करेंगे एथिक्स का, उसका एग्जाम का एक अपना क्राइटेरिया का आपने आंसर कैसे करना है। ऑडिट प्लानिंग, कंट्रोल, प्रोसीजर, रिपोर्ट, तो हर एक क्वेश्चन का एक अपना क्राइटेरिया है। कुछ एग्जाम टेक्निक्स हैं, एग्जामिनर रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वो इंशाल्लाह जैसे हम ऑनवर्ड बढ़ते जाएंगे, वो मैं साथ साथ आपको हर चैप्टर की क्लोज करने के बाद, उसको कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 1। स्टूडेंट, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई किया है पास पेपर में, जो चैप्टर नंबर 1 से एग्जामिनर जनरली पूछ चुका है। हमारे पास है सबसे पहला क्वेश्चन, पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। एक्सप्लेन द 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट के 5 एलिमेंट आप लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। यहाँ पे उनको एक्सप्लेन कर दें। तो स्टूडेंट, इसी के साथ आपको सामने एक बॉक्स मिलेगा, जो मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा प्रिपेयर कर लिया हुआ है। इसमें नंबर्स मैंने पुट कर दिए हैं। एग्जाम में भी आपने ऐसे ही करना है। और ये जो बॉक्स है आपके लिए फ्लेक्सिबल है, जैसे आप टाइप करेंगे ये लाइक उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझें। एक्सप्लेन, यहाँ पे जो एक्शन वर्ब है वो है एक्सप्लेन। इसका मतलब ये है कि हमने 5 एलिमेंट्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, यानी उसका मतलब मीनिंग क्लियर बताना है। हमने शॉर्ट नहीं लिखना, हमने ब्रीफ नहीं लिखना, हमने जस्ट आउटलाइन नहीं लिखनी। हमें बताना पड़ेगा कि ये अगर फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट एलिमेंट है, 3 पार्टी रिलेशन, तो ये क्या है, इसमें कौन सी 3 पार्टीज हैं और वो क्या करती हैं। तो ये एक्सप्लेन हमें करना पड़ेगा, फिर हम एक नंबर जो है ना वो उसका हासिल कर सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। अब सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपके बैकएंड पे नॉलेज आपका इतना स्ट्रांग हो, अपडेटेड हो कि फौरन आपके जहन में क्लिक कर जाए। जैसे ही क्वेश्चन पढ़े, साथ ही 5 जो एश्योरेंस एंगेजमेंट के एलिमेंट्स हैं वो आपके माइंड में क्लिक कर जाएं और आप उसको टाइप करना शुरू कर दें। स्टूडेंट, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट आपको पता है। मैं साथ साथ में आपको मिस्टेक्स भी बताऊंगा, जस्ट यहाँ पे आंसर टाइप नहीं करूंगा। मैं साथ साथ में आपको मिस्टेक्स भी बताऊंगा कि वो स्टूडेंट क्या करते हैं जिनसे मार्क्स कम आते हैं। और ये स्टूडेंट ऐसे टॉपिक हैं जो अभी हम करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस जो कि के फ्री के मार्क्स होते हैं। इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम मार्क्स गेन करें, क्योंकि ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन तो है नहीं है, ये तो जस्ट एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह मैं आपको साथ में बताऊंगा कि आपने कैसे आंसर करना है, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, क्या आंसर करेंगे तो कितने नंबर मिलेंगे, ताकि आपको एग्जामिनर की जो अप्रोच है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका साथ में पता चले, जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अभी इस वक्त तो मैं स्टूडेंट हूँ, मैं आंसर करने लगा हूँ, तो मैं इसको आंसर करूँगा तो आपको साथ साथ में गाइड करूँगा।
स्टूडेंट, सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास थ्री पार्टी रिलेशन। तो सबसे पहले मैं कर लिखूंगा थ्री पार्टी रिलेशन। अब बात स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इतना लिखते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चले जाते हैं, यानी नेक्स्ट उनका जो पॉइंट है सब्जेक्ट मैटर उसके ऊपर लिखने हैं। स्टूडेंट, ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है जो आपने एक बताया है कि थ्री पार्टी रिलेशन है। अगर मैं एग्जामिनर हूं और एग्जामिनर इसमें आपको मार्क्स क्या देगा, आपको जस्ट एक में से 0.25 मार्क्स देगा, यानी आप इस रिक्वायरमेंट को पास नहीं कर रहे। उसकी वजह आपने जस्ट आउटलाइन किया है कि थ्री पार्टी रिलेशन होता है, फाइव एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। अब दूसरा आंसर क्या है, या पहले आपको इसकी कॉन्सेप्ट बता दूं, उसके बाद मैं इसको सारा टाइप करूंगा। अब दूसरा स्टूडेंट नंबर 2 क्या करेगा, थ्री पार्टी रिलेशन, इसमें वो बताएगा ऑडिटर, या इसे आप प्रैक्टिशनर भी लिख सकते हैं, मैनेजमेंट एंड यूजर्स। अब ये दूसरा आंसर है जो एक स्टूडेंट ने लिखा। अब इसने एटलीस्ट ये बताया कि थ्री पार्टीज कौन सी हैं, ऑडिटर है, मैनेजमेंट है और यूजर्स है, और बिल्कुल यही थ्री पार्टीज हैं। अब एज ए एग्जामिनर, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि मैं आपको 0.25 मार्क्स दूंगा, यहाँ पे एज ए एग्जामिनर मैं आपको लाइक 0.5 मार्क्स दूंगा, यानी पासिंग मार्क्स एटलीस्ट मैं दे दूंगा, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने बेसिकली उसको बता दिया कि थ्री पार्टीज हैं कौन सी। एटलीस्ट पासिंग मार्क्स के आप जो है ना वो हकदार हैं। लेकिन सिर्फ पासिंग मार्क्स लेना ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने इन क्वेश्चंस में ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स लेने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपके लिए एक आंसर लिखूंगा जो कि एक स्टूडेंट को आइडियल आंसर लिखना चाहिए, एक स्टैंडर्डाइज आंसर लिखना चाहिए, और उसमें आपके मार्क्स वैसे फुल तो नहीं हम देते, लेकिन 0.75 एटलीस्ट आपको एक में से ज़रूर मिलेंगे। तो स्टूडेंट आइए चलते हैं, मैं इनको ज़रा रेज करूंगा, जस्ट आपको ये मैंने समझाने के लिए ये आंसर लिखे थे कि आपने ऐसे नहीं करना वरना आपके मार्क्स कम आएंगे। तो चलते हैं जी, थ्री पार्टी रिलेशन, मैनेजमेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप इन शॉर्ट भी लिख सकते हैं, प्रैक्टिशनर या ऑडिटर हु एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन financial statements, and users who make economic decisions on financial statement। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह आप सब्जेक्ट मैटर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब ये जो मैंने आंसर लिखा है ये मैंने किया है एक्सप्लेन। अब एग्जामिनर बाउंड है कि वो मुझे एक में से एटलीस्ट 0.75 नंबर, या हो सकता है वो मेरे आंसर से खुश हो और थोड़ा सा एग्जामिनर भी लाइक फराग दिल हो, तो आपको एक में से एक नंबर दे दे क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। इससे मैक्सिमम आप नहीं लिख सकते। इसको मजीद बढ़ाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा भी नहीं लिखना, क्योंकि स्टूडेंट आपने टाइम को भी फोकस करना है। आपको ऑलरेडी स्टैंडर्ड रेट का पता है कि आपके पास 5 मार्क्स हैं, तो 1.8 मिनट फॉर ईच मार्क्स है आपके पास। अब 1.8 मिनट फॉर ईच मार्क का मतलब क्या है कि आपने 1.8 में ये टाइप भी करना है, इसको समझना भी है, इसको पढ़ना भी है रिक्वायरमेंट, तो ये आपके पास लाइक एक कंप्लीट टाइम है 1.8 मिनट। तो ये मैंने जितना टाइप किया है ये मैक्सिमम मैक्सिमम मुझे 1 मिनट लगा होगा मैक्सिमम, अगर मैं बड़ा भी स्लो। तो थोड़ी सी टाइपिंग स्पीड आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि मैं तो क्योंकि आपको समझा रहा हूँ, आपको साथ साथ गाइड कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं इसको ज़रा स्लो लेके चल रहा हूँ। लेकिन एग्जाम में ऑब्वियसली अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इसको क्विकली टाइप कर सकते हैं, तो अपना टाइम सेव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिनेरियो बेस्ड तो है नहीं, आपको बार बार सिनेरियो तो पढ़ना नहीं है, तो जस्ट आपने कॉपी पेस्ट करना है।
अब स्टूडेंट यहाँ पे एक मिस्टेक आपने नहीं करनी, वो क्या है, आपने मेमोराइज करने की कोशिश नहीं करनी। बाद स्टूडेंट्स कहते हैं कि ऑडिट जो है ना वो एक क्रैमिंग है। ठीक है जी, आप क्रैमिंग कर लें और जाकर आप पेस्ट कर लें। मैं इस अप्रोच को इंतहाई गलत अप्रोच समझता हूँ। उसकी वजूहत क्या है, देखिए मैं इस चीज़ को भी मानता हूँ कि बाद स्टूडेंट्स जिनको लाइक ऑडिट में मसला होता है या पसंद नहीं होता या पास नहीं कर पा रहे, वो क्रैमिंग करके ऑडिट को पास कर लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन हमारा मकसद कोई पेपर को पास करना तो नहीं है, सिर्फ हमारा मकसद तो ये सीखना समझना। ये एक प्रोफेशनल प्रैक्टिकल सब्जेक्टिव पेपर है, तो लिहाजा इसके लिए हमें समझ के करना है। सेकंड पॉइंट क्या है, क्यों क्रैमिंग नहीं करनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट, इतनी एक बड़ा टॉपिक है, ऑडिट है, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है, अब किस किस को याद करेंगे, कितनी डेफिनेशन याद करेंगे, अब कर भी लें। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 1 आप पूरा लाइक याद कर लें, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, जस्ट मैक्सिमम 3 4 5 मार्क्स आएंगे पूरे पेपर में। फिर क्या होगा, एग्जाम में तो वैसे ही प्रेशर हाई होता है। एग्जाम इज लाइक अ 1 डे मैच। उस दिन तो वैसे ही प्रेशर आपके ऊपर बड़ा होता है, तो उस दिन तो वैसे ही याद की हुई क्रैमिंग की हुई डेफिनेशन की चीज़ें भूल जाती हैं। तो आपको समझना चाहिए जो कॉन्सेप्ट्स हमने लेक्चर्स में सीखे हैं, आपके माइंड में हो। तो ये अब माशाल्लाह आपकी इतनी इस वक्त अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होती है कि आप इसको आराम से टाइप कर सकते हैं। यानी आपके जहन में एक आइडिया, आपने उसे ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, और सिंपल इंग्लिश में करें। कोई यहाँ पे डिफिकल्ट वर्डिंग पूरे ऑडिट एंड एश्योरेंस के पेपर में आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका इंग्लिश का पेपर नहीं है कि मैं बड़ी बड़ी स्टेटमेंट लिखूं, मैं बड़ी बड़ी मुश्किल वर्डिंग लिखूं, एग्जामिनर को कन्विंस करूं और मेरे नंबर ज़्यादा आए। सिंपल लिखें, प्रिसाइज लिखें, टू दी पॉइंट लिखें, रेलिवेंट लिखें, ये आपके लिए मैक्सिमम है। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने आपके लिखी है, ये बेसिकली बस इससे ज़्यादा आपने टाइप नहीं करना, और आपको 1 नंबर में से इंशाल्लाह 1 नंबर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ चुका होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो बेसिकली है सब्जेक्ट मैटर। कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, और वो हमें पता है कि हमारा सब्जेक्ट मैटर बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो आइए देखते हैं जी, सेकंड हमारा एलिमेंट जो है वो सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर, जी आप सब्जेक्ट मैटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, डेट विल इन्वॉल्व जजमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ पे अगर मैंने ना एक मिस्टेक की है छोटी सी जजमेंट में, मैं स्पेलिंग में यहाँ पे आपको जो है ना वो डी मिस लग रहा है। बास स्टूडेंट क्या होते हैं, बास इतने कॉन्शियस होते हैं कि वो जाकर स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक करें। देखें, अच्छी बात है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ये स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो इससे क्या होगा, इससे आपके नंबर नहीं कटेंगे। एग्जामिनर को पता है कि डेफिनेटली आप स्पीड में थोड़ी बहुत मिसिंग हो जाती है, इसमें आपका नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि एटलीस्ट आपका आइडिया डिफरेंट नहीं हो रहा। हाँ, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए कि आपका स्पेलिंग इतना मिस्टेक हो इतनी कि वो उसका मतलब ही चेंज हो जाए स्टेटमेंट का, तो फिर तो जारी बात है आपके नंबर कटेंगे। लेकिन ये छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं, कोशिश करें अवॉइड करने की, एक अच्छी प्रेजेंटेशन देने की। लेकिन अगर हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना, आप इतना भी लिख सकते हैं। तो सब्जेक्ट मैटर डेट इन्वॉल्व जजमेंट। उसके बाद है जी सूटेबल क्राइटेरिया, जो ऑडिटर ने अपॉइंट करना, अप्लाई करना बेसिकली। क्राइटेरिया दैट प्रैक्टिशनर नीड टू फॉलो लॉज रेगुलेशन सच एज ISAs। ठीक है जी, तो ऑडिटर को बेसिकली ISAs को फॉलो करना है, जो कि सब्जेक्ट मैटर है, सॉरी सूटेबल क्राइटेरिया है। उसके बाद है जी नीड सफिशेंट
appropriate evidence to form conclusion, और ये ऑब्वियसली ऑब्टेन करनी है ऑडिटर ने, प्रैक्टिशनर ने। सफिशिएंट प्रॉपर एविडेंस चाहिए, ये आपका फोर्थ जो है ना वो बेसिकली एलिमेंट है एश्योरेंस एंगेजमेंट का। उसके बाद है जी ऑडिट रिपोर्ट, द आउटकम, आउटकम ऑफ ऑडिट that include opinion, क्या जी, ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट या सब्जेक्ट मैटर आप लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 5 पॉइंट्स आपने लिखे हैं, टाइप किए हैं, तो आपको 5 में से जितना अच्छा आपने टाइप किया है वो मार्क्स आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो ये रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट हो चुके हैं। प्री के मार्क्स हैं, जस्ट आप आइडिया टाइप कर दें, एक्सप्लेन कर दें कि वो है क्या। ठीक है जी, तो उसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं, ये भी पास पेपर में आ चुका हुआ है। एक्सप्लेन 3 लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, 3 लिमिटेशन ऑफ ऑडिट पढ़ें, यानी टाइप करें। स्टूडेंट आपने लिमिटेशन ऑफ ऑडिट पढ़ी है, 3 से ज़्यादा पढ़ी हुई है, अब कोई सी भी 3 आपने यहाँ पे टाइप कर देनी है। एक्सप्लेन अगेन, वेल एक्सप्लेन इस तरह से करनी है कि एटलीस्ट आप आइडिया जो है ना वो क्लियर कर रहे हो। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और मिस्टेक करता है स्टूडेंट, उसने कहा है 3 एलिमेंट 3 लिमिटेशंस बताएं और 3 ही नंबर है, आपने सिर्फ 3 ही बतानी है। आपने 4 5 6 नहीं बतानी कि मुझे तो सारी आती हैं, मैं सारी लिख दूंगा, एक आध गलत भी हो गई तो मेरी चल जाएंगी, कोई फायदा नहीं है सारी लिखने का। जो 3 है पहली, उसी के ही आपको नंबर मिलने हैं, अच्छी लिखी हैं बुरी लिखी हैं जैसी भी लिखी हैं, आपको सिर्फ 3 लिखनी है। अब आपने सिलेक्शन, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी क्वेश्चन। जब आप लिखने तो फौरन लिखना शुरू नहीं कर देना कि ये लिमिटेशन है। जो आपको याद है, सारी बातें मैंने आपको बताया कि एग्जाम प्रेशर है। फॉर एग्जाम्पल आपको वो कोई जहन में नहीं आ रही, जो आपको तो एक एक लाइक जस्ट आधे मिनट के लिए आप सोचें कि आपको 3 कौन सी हैं जो आपको अप्रोप्रिएट लिख सकते हैं। कोई सीक्वेंस नहीं है कि जरूरी ना आपने पहली 3 ही लिखनी है, कोई सी भी 3 लिखनी है, आपने टाइप करनी है। तो जो आपको याद है, जो लिमिटेशंस है, आप यहाँ पे वो टाइप करें, एक एक लाइन के लिए मैक्सिमम, और आप 3 नंबर हासिल करें। ठीक है जी, 3 से ज्यादा आपने टाइप नहीं करना, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है जी, ओवर लिखने का आप अपना जो लाइक टाइम है वो कट कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का, अगर यहाँ पे ही आपने इतना टाइम लगा दिया। और 3 लिखनी है बस, पूरी पूरी एक एक 1.5 लाइन में, जैसे ऊपर हमने लिखा है। ये नहीं कि मैं 3 नंबर में, 3 में से ज्यादा 3 ही मिल जाएंगे तो हम क्यों इतना ज्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करें। तो लिहाजा आप लिमिटेशंस लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं जी, टाइप करते हैं। मैं सबसे पहले लिखता हूँ जी कॉम्प्लीटनेस, not all transactions tested by the auditor। ठीक है जी, ये सारी जो लाइक ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑडिटर टेस्ट नहीं करता, तो ये एक हमने लिमिटेशन पड़ी हुई है। ऑडिट एविडेंस समटाइम्स persuasive, not conclusive। ठीक है जी, तो ये काफ़ी आपके लिए कि आपने बताया है कि एविडेंस जो हम हासिल करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, ठीक है जी, वो परसुएसिव होता है समटाइम, हमेशा हमें कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते। हमने पढ़ा हुआ है कंक्लूसिव वो हैं जिनके ऊपर आप लाइक स्ट्रेट वे ओपिनियन ड्रा कर सकते हैं, लेकिन परसुएसिव वो हैं जिसमें कमी बेशी हो सकती है, शक व शुबहात हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने 2 पॉइंट जो है वो लिमिटेशन ऑफ ऑडिट जो है ना वो लिखी है। उसके बाद हम लिखेंगे इंटरनल कंट्रोल डिजाइन बाय मैनेजमेंट। ठीक है जी, इंटरनल कंट्रोल डिजाइन या मैनेजमेंट ऑडिटर
may lack understanding of control in depth। डिटेल में उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती क्योंकि उसने बनाए नहीं है, उसने डिजाइन नहीं की, तो मैनेजमेंट ने की है, तो मैनेजमेंट बेहतर जानती है कि इसमें क्या मसले मसाइल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो स्टूडेंट ये आपने टाइप किया तो आपको लाइक 3 नंबर मिल जाएंगे इसके। ठीक है जी। उसके बारे में डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड एंड रीजनेबल एश्योरेंस। मार्क्स सॉरी मैंने नहीं लिखे, ये 2 मार्क्स के लिए था। ठीक है जी। तो 2 मार्क्स के लिए बताएं, 2 नंबर हैं, आपने जस्ट फर्क बताना है, आपने लिस्ट डाउन करना शुरू नहीं कर देना कि लिमिटेड एश्योरेंस में लाइक प्रोसीजर कम होते हैं, रीजनेबल में ज़्यादा होते हैं। रीजनेबल में गोइंग कंसर्न अजम्पशंस फॉलो यानी अजम्पशन वेरीफाई की जाती हैं, रीजनेबल जो लिमिटेड है उसमें नहीं की जाती, उसकी ओपिनियन ड्रॉ करनी। जस्ट आपने डिफरेंस बताना है इन दोनों के दरमियान, डिफरेंस क्या है। 2 नंबर है मैक्सिमम, तो आइए इसका डिफरेंस हम टाइप करते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस इज ए हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। ठीक है जी। मैं जरा इसको लाइक बोल्ड कर दूं ताकि अंडरस्टैंडिंग ठीक हो। ठीक है जी। ये ऑप्शन सारी आपको अलाइनमेंट वगैरह राइटिंग ये सारी पेपर में भी अवेलेबल होंगी, बट नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है जी। हमने बताया कि रीजनेबल एश्योरेंस इज ए हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस, वेयर प्रैक्टिशनर states no material misstatement in information। आप इंफॉर्मेशन की जगह फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, अगर ये बात है इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही बात है। रीजनेबल एश्योरेंस हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, ये हम जान चुके हैं, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। वेयर एज लाइक प्रैक्टिशनर स्टेट नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट इन इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। इन कॉन्ट्रास्ट या इन कंपैरिजन ये भी आप लिख सकते हैं, लिमिटेड एश्योरेंस reduce the risk of users। यूजर हमेशा यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बट नॉट एज इन रीजनेबल एश्योरेंस। यानी लिमिटेड एश्योरेंस में भी रिस्क को रिड्यूस किया जाता है ऑफ यूजर्स के जो इनअप्रोप्रिएट यानी कि जिन्होंने जो अपने इकोनॉमिक डिसीजन लेने हैं, लेकिन बट नॉट एज रीजनेबल एश्योरेंस। ठीक है जी। एज प्रैक्टिशनर डू नॉट states information is materially true, fair। ठीक है जी। यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है कि लाइक जो लिमिटेड एश्योरेंस है वहाँ पे रिस्क को रिड्यूस किया जाता है, बट एज इन रीजनेबल एश्योरेंस प्रैक्टिशनर डू नॉट स्टेट इंफॉर्मेशन इज मटीरियल गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। यानी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह इश्यूज जो है वो एग्जिस्ट कर रही हो।
ठीक है जी। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने क्या करना है, आपने बेसिकली ये टाइप करके अपने 2 नंबर जो है ना वो 2 मार्क्स को कंप्लीट करना है। तो आप इसे नोट डाउन कर लें, मैं इसको क्योंकि इसकी अलाइनमेंट ठीक करने के लिए इसको वापस ले रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये था बेसिकली आपका चैप्टर नंबर 1 से जो 3 मैंने क्वेश्चन लाइक सेलेक्ट किए थे कि मैक्सिमम आपको आइडिया बता दूं कि आपने कितना टाइप करना है और मार्क्स के लिए उतने ही नंबर यानी उतना आपने मार्क्स को देखते हुए रेलिवेंट लिखना है। स्टूडेंट अगर इस इन रिक्वायरमेंट्स के अलावा अगर ये रिक्वायरमेंट्स आ जाती, फॉर एग्जांपल आपको पेपर में आ जाती हैं कि ड्यूटीज़ बताएं ऑडिटर की क्या हैं, राइट्स बताएं, ठीक है जी, बेनिफिट्स बताएं जो कि हमने पढ़े हुए हैं, या मिसपरसेप्शंस बताएं। स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा क्राइटेरिया वही है, मार्क्स देखें सबसे पहले। अगर वो कहता है कि 3 मार्क्स देता हूं मैं आपको, ऑडिटर की ड्यूटीज बताएं, तो एटलीस्ट 3 ड्यूटीज जो डिफरेंट ड्यूटीज हैं वो आपको बतानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले तो ये बताएं ना कि ऑडिटर नीड टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये उसकी सबसे बड़ी ड्यूटी है। उसके बाद ऑडिटर नीड टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड फॉलो आईएसएस, ठीक है जी, ये उसकी ड्यूटी है। तो इस तरह से आपने जितने नंबर होंगे उतनी ड्यूटीज बतानी है। राइट्स की बात आए तो आपने अगर 4 नंबर है तो आपने 4 राइट्स बताने हैं। लाइक ऑडिटर का राइट है जी कि वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करे फ्रॉम मैनेजमेंट। ऑडिटर का राइट है टू इंक्वायर और डिस्कस एनी मैटर विद द एनी लाइक मेंबर ऑफ द क्लाइंट। ऑडिटर का राइट है कि वो मीटिंग के मिनट्स ऑब्टेन करे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जितने नंबर हैं उतने पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लेने हैं। तो ये जनरल क्राइटेरिया है चैप्टर नंबर 1 में। अगर आपको कोई क्वेश्चन आए तो आपने बड़ा रेलिवेंट टू द पॉइंट और प्रिसाइज लिखना है और अपने मार्क्स को गेन करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप कि आपको चैप्टर नंबर 1 से क्लियर हो गया, क्योंकि इसमें कोई एज सच लाइक स्नैरिंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। अब बात करते हैं हम सेक्शन ए की। सेक्शन ए एमटीक्यूज। नॉर्मली मैं एमटीक्यूज की प्रैक्टिस जो है ना वो ऑडिट एंड एश्योरेंस जब सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है मैं फिर करवाता हूँ। उसकी रीज़न कुछ ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होती है, क्योंकि एमटीक्यूज को सॉल्व करने में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज, कुछ ऐसे टॉपिक का जिक्र होता है जो अभी आपने नहीं पढ़े होते, तो आपको कन्फ्यूजन होती है। तो एमटीक्यूज की प्रैक्टिस लास्ट में जाकर इंशाल्लाह हम करेंगे। ठीक है जी। और आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहे हैं उनकी तो इंशाल्लाह मैं साथ साथ करवाऊंगा, लेकिन चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड हम लास्ट पे करेंगे। स्टूडेंट ये था हमारा अभी तक का टॉपिक, चैप्टर 1 नंबर 1 की प्रैक्टिस। हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, उसकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने चैप्टर नंबर 2 की तरफ मूव करना है। लेकिन उससे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं स्टूडेंट, ये हमारे लिए समझना अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया है, आपको समझ आ चुकी है एक नॉर्मली ऑडिट की। तो आइए ज़रा ऑडिट फर्म का एक टिपिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हमारी जितने भी टॉपिक चैप्टर्स हैं एंड तक, ऑडिट एंड एश्योरेंस रिपोर्ट तक, आपको एक फर्म का स्ट्रक्चर, एक फर्म की हायरार्की क्या है टीम की, वो ज़रूर समझनी चाहिए, और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ी बेहतर है। स्टूडेंट नॉर्मली एक फर्म भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और फर्म के भी डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव हैं। एक क्वालिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करना अपने क्लाइंट्स को, लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, ऑब्वियसली अपना जो कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फर्म क्या है, इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो जो की डिपार्टमेंट्स हैं वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। सबसे पहले QCR है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। स्टूडेंट ये एक डिपार्टमेंट होता है हर फर्म में, जो रजिस्टर्ड फर्म होती हैं QCR यानी जो लिस्टेड क्लाइंट को ऑडिट करती हैं स्पेशली, वहां पे एक डिपार्टमेंट होता है जो क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है ABC, हमारी एक ऑडिट टीम जो है हमारी ही फर्म की वो उसका ऑडिट कर रही है। तो QCR डिपार्टमेंट ये इंश्योर करता है कि कहीं पे क्वालिटी कंप्रोमाइज तो नहीं हो रही। जो सेवरल जजमेंट्स ले रहा है ऑडिटर, जो ऑडिट पार्टनर या ऑडिट टीम, क्या वो ऑब्जेक्टिवली है, कहीं पे एथिकल इश्यूज तो नहीं है, अगर हैं तो क्या प्रॉपरली वो उसको सेफगार्ड लगाकर लाइक रिड्यूस किया जा रहा है उन थ्रेड्स को, टू इंश्योर क्वालिटी ऑफ वर्क, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है बेसिकली, जो इंश्योर करता है कि जब हम जितने भी लाइक फर्म जितने भी क्लाइंट को ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसमें क्वालिटी इंश्योर हो,
और हम ऑब्जेक्टिवली इंटेग्रिटी के साथ और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के साथ जो है वो ड्यू केयर के साथ काम करें। इसके अलावा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या है? ये एक स्पेसिफिक पार्टनर है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है। ये क्या करेगा? ये बेसिकली आपकी एक असाइनमेंट है, आपने एक क्लाइंट एक्स वाई जी कंपनी का क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं। ये एक इंडिपेंडेंट पार्टनर है, एक सेम फर्म का। ठीक है जी। अब ये क्या करेगा? ये इंश्योर करेगा कि जो पार्टनर और उसकी टीम ऑलरेडी एक काम कर रही है, एक ऑडिट परफॉर्म कर रही है, तो वो एक क्वालिटी का क्वालिटी को इंश्योर करेगा ड्यूरिंग द ऑडिट। ठीक है जी। जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है यानी क्यूसीआर है, जो अभी हमने पहला डिपार्टमेंट पढ़ा, ये ओवरऑल ऑडिट के लिए है। ओवरऑल ऑडिट में क्वालिटी को मेंटेन करना। ठीक है जी। लाइक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस ट्रेनिंग वगैरह वगैरह, ये एक ओवरऑल। लेकिन अगर स्पेसिफिक एक पार्टनर को हमने इंगेज किया है, इसे हम लाइक EQCR कहते हैं, कि एक पार्टनर जो पर्टिकुलरली एक ऑडिट फर्म में, जो ऑडिट ऑडिट फर्म में जो टीम ऑडिट परफॉर्म कर रही है बेसिकली, उसकी क्वालिटी को चेक करता है ड्यूरिंग द ऑडिट। ठीक है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है। ह्यूमन रिसोर्स HR डिपार्टमेंट बेसिकली रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का काम करता है। जो भी इंटर्नीज या न्यू ऑडिटर सीनियर जूनियर्स हायर किए जाते हैं, उनका हर एक फर्म की अपनी पॉलिसी होती है। अश्योरेंस डिपार्टमेंट जो टाइप्स ऑफ एश्योरेंस देता है, लिमिटेड और रीजनेबल भी, एंड नॉन एश्योरेंस सर्विसेज जो अदर देन एश्योरेंस है, लॉट ऑफ सर्विसेज हैं। ठीक है जी। वो एक फर्म प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को। ठीक है जी। उसके बाद फर्म की हायरार्की। अब फर्म की हायरार्की में जानना बड़ा ज़रूरी है कि इसमें जो चेन ऑफ कमांड है, जो सीक्वेंस है, वो कैसे है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास हैं ऑडिट पार्टनर। ऑडिट पार्टनर जिसे एंगेजमेंट पार्टनर भी हम कहते हैं, इस टर्मिनोलॉजी को हम सीख चुके हैं चैप्टर 1 में। ऑडिट पार्टनर इज द लीडर ऑफ द टीम। ऑडिट पार्टनर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू साइन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो ओपिनियन है इन द फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, वो ऑडिट पार्टनर साइन करेगा। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल ऑडिट। तो ये हर कंट्री में हमने पढ़ा था कि ये एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट होता है। हर कंट्री में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे UK में मस्ट बी ACC और ICAW। इन पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट CA क्वालिफाइड होना यानी मेंबर ऑफ ICAP होना ज़रूरी है। तो एक्सपीरियंस वैसे वेरी करता है, लेकिन नॉर्मली पार्टनर्स है 10 ईयर या प्लस एक्सपीरियंस इनका होता है। ये सारे प्रोसेस में सीनियर जूनियर मैनेजर में रोल प्ले करके एक पार्टनर का रोल प्ले यानी करते हैं। तो ये वैसे एक्सपीरियंस कोई मस्ट नहीं है कि 10 ईयर्स ही प्लस हो। अगर आपके पास इतना सफिशेंट एक्सपीरियंस है तो आप पार्टनर का रोल प्ले कर सकते हैं, अगर आप वो क्राइटेरिया मीट करते हैं। उसके बाद जो सेकंड है वो है मैनेजर, जो पूरा ऑडिट मैनेज करता है और वो पार्टनर के अंडर है। तो सेकंड जो बिग कमांड है वो ऑडिट टीम में, वो है मैनेजर की, जिसे ऑडिट मैनेजर कहते हैं। स्टूडेंट, हर फर्म में अपना क्राइटेरिया होता है। बाज़ फर्म में सीनियर ऑडिट मैनेजर होता है, बाज़ फर्म में जूनियर ऑडिट मैनेजर होता है, या एसोसिएट ऑडिट मैनेजर होता है। तो ये वेरिएशन हो सकती है, ये डिपेंड करता है फर्म टू फर्म। लेकिन यहाँ पे हम एक जनरल हायरार्की देख रहे हैं। मैनेजर के अंडर सीनियर्स होंगे, इंचार्ज होंगे, सुपरवाइजर्स होंगे, सीनियर ऑडिटर होंगे। ठीक है जी। और उनके अंडर स्टाफ असिस्टेंट होगा, जिसमें जूनियर ऑडिटर, असिस्टेंट, एसोसिएट ऑडिटर वगैरह होते हैं। तो ये टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप एक हायरार्की है। ये आपने ज़रूर अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा प्रोफेशनल एथिक्स का, उसके साथ ये बहुत रिलेट करती है। तो जितनी फर्म में आपकी पोजीशन अप होगी, उतनी ज़्यादा आपका जो प्रोफेशनल जजमेंट है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बड़ी होगी। पार्टनर सबसे बड़ी पोजीशन है, क्योंकि पार्टनर ने ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। तो सबसे सिग्निफिकेंट पोस्ट जो है वो ऑडिट पार्टनर की है। उसके बाद मैनेजर, उसने पूरा ऑडिट, पूरी टीम को मैनेज करना है, ऑडिट प्लान बनाना है। ठीक है जी। तो सेम जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो काम जो हमारा ऑडिट वर्क है, फील्ड वर्क है, इसी तरह से पॉइंट होता है। तो सिग्निफिकेंस बढ़ती जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अथॉरिटी की, जैसे जैसे आप अपवर्ड मूव करते हैं। जूनियर से सीनियर होते हैं, सीनियर से मैनेजर बनते हैं, मैनेजर से पार्टनर बनते हैं। तो आपका जो ऑडिट के ऊपर इन्फ्लुएंस है, वो उस तरह से इंक्रीज करता है। तो स्टूडेंट, होपफुली आपने ऑडिट फर्म का एक स्ट्रक्चर
ब्रीफली आपको समझ आ चुकी होगी। टीम की हायरार्की क्या है, ये भी आपने नोट डाउन कर ली होगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनल एथिक्स का। उम्मीद है आज की क्लास में आपको चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको क्लियर हो चुके होंगे। स्टूडेंट, अब आप लाइक जिस तरह चाहें आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप खुद ही यानी क्वेश्चन माइंड में ला करके, फॉर एग्जांपल मुझसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि मिसपरसेप्शंस क्या हैं अबाउट ऑडिट, तो मैं खुद ही टाइप करना शुरू कर दें कि मुझे टाइप करना आता है या नहीं आता। प्रैक्टिस करें जितनी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है जी। ये देखें आपके सामने मैंने जो आंसर टाइप किया है, यानी बड़ा आराम आराम से सुकून से किया है, और बड़ी इसमें आपको देख रहे हैं कि बड़ी अप्रोप्रिएट वर्डिंग है। तो ये बेसिकली एक एक्सपीरियंस है, ये बैकएंड के ऊपर एक नॉलेज है। क्योंकि हम टीचर्स हैं तो हमें तो वो चीज़ें पढ़ा पढ़ा के, वो प्रैक्टिस करवा करवा के उसका आइडिया हो चुका होता है। तो सेम आपको भी यही करना है। ठीक है जी। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जब आप एग्ज़ाम में जाएं और एग्ज़ाम को लाइक अटेम्प्ट करें, तो आपका भी लाइक फिंगर्स टाइप कर रही हो तो आपका माइंड आपके फिंगर्स को सपोर्ट कर रहा हो, आपको आपसे बार बार मिस्टेक्स ना हो रही हो। तो जस्ट आपने ये नहीं करना कि ठीक है जी मुझे समझ आ गई है तो मैं भी इसी तरह लिख लूँगा, मुझे अब टाइप करने की ज़रूरत नहीं, मुझे समझ आ गई है। तो आप इसको कभी करके देखिएगा, विदाउट प्रैक्टिस आप इसको टाइप कीजिएगा तो बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, टाइम आपका यानी ज़्यादा लगेगा। तो ये टाइम आहिस्ता आहिस्ता से एडजस्ट होगा। लाइक आपने अकॉर्डिंग टू ACCA यानी स्टैंडर्डाइज 26 वर्ड्स 1 मिनट में अगर आप टाइप कर लेते हैं तो आप इस पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 26 वर्ड्स बेसिकली आपने टाइप्स करने हैं। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आपको इसमें मज़ीद अगर कोई हेल्प चाहिए या आपको कोई अंडरस्टैंडिंग या आपका कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।